पीछे मुझे ऐसा लगता है जैसे मोटिवेशन है, एक होती है तकरीर। आप देखो ऐसा लग रहा है जैसे कोई समझा रहे हो लोगों को, ऐसे करना है, हमने ऐसे करना है। एक होता है मैं ऐसे कर दूंगा, मैं मतलब ये बहुत ही अलग है यार ये पता है ये क्या है? ये अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करके, कोई माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो, आज की मेरी वीडियो है बहुत ही लेटेस्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट गाइस। तो वीडियो का टाइटल है वर्ड्स मीडिया शॉक्ड ओवर व्हाट पीएम मोदी सेड। सो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ स्वतंत्र दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और आपने नोटिस किया होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने स्वतंत्र दिवस के स्पीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टारगेट दिया है देश को। ना पहली बात तो मैं वैसे आपको ये बता दूं कि इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है तो दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स ने अलग तरीके से स्पेशली इंडिया के लिए ट्वीट्स करी है। कई लीडर्स ने तो हिंदी में भी लिखा मैसेज। यहाँ पर आप देख पाओगे इमानुएल मैक्रों की ट्वीट है, इन्होंने हिंदी में भी एक पोस्ट करी है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं एंथोनी अल्बनीसी, इन्होंने भी यहाँ पर स्पेशल लेटर लिखा इंडिया के लोगों के लिए। और जो बाइडन समेत व्लादिमीर पुतिन, दुनिया भर के जो मेजर कंट्रीज के वर्ल्ड लीडर्स हैं, उनकी तरफ से शुभकामनाएं आई है। शी जिनपिंग ऑब्वियसली इंडिया को ज़्यादा कुछ कांग्रेचुलेट करेंगे नहीं, क्योंकि दोनों कंट्रीज के रिलेशंस काफ़ी खराब हैं। मगर पूरा वर्ल्ड मीडिया आज के समय में देख रहा हूं कि एक पर्टिकुलर टॉपिक पर बहुत फोकस कर रहा है। वो ये है कि पीएम मोदी ने प्लेज किया है कि आने वाले 25 सालों में, मतलब कि 2047 का हमने यहाँ पर टारगेट लिया है। 2047 तक इंडिया को हम बनाएंगे एक डेवलप्ड कंट्री। ये सुन के काफ़ी जो बाकी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, यूएस हो, इनके कान खड़े हो गए हैं कि इंडिया ने एक बहुत ही बड़ा टारगेट पकड़ लिया है कि डेवलपिंग से हम बन जाएंगे डेवलप्ड कंट्री। और जो ये डेवलप्ड कंट्री का टाइटल है, ये अचीव करने के लिए पीएम मोदी ने ये भी कहा कि देश को 5 प्रण लेने होंगे। पहला प्रण यहाँ पर यह है कि बहुत बड़े संकल्प लेके चलना होगा, क्योंकि देखिए जब आप एक डेवलप्ड कंट्री बनना चाहते हैं, अभी आपको बताऊंगा, आपको अपने कंट्री के जो मापदंड हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ाने होंगे। अभी जहां पर हम हैं वहां से लेकर डेवलप्ड कंट्री के टाइटल तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। जो सेकंड प्रण है, यहाँ पर पीएम मोदी ये कहते हैं कि कॉलोनियल माइंडसेट का कोई भी जो ट्रेस हमारे अंदर है, इसको हमको मिटाना होगा। देखिए बिल्कुल, हम अगर हिस्ट्री पढ़े, कोई बड़ी बात नहीं है कल को थोड़ा सा एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी आ जाए कि ब्रिटिशर्स ने 300 सालों तक हम पे राज किया। एक इतना छोटा सा देश, एक टापू जिसने कोई प्रॉपर बैटल में भी हमको हराया था नहीं, एक एम्पायर ने हमारे इंटरनल डिविजन्स का फायदा उठाकर ही कई सालों तक हम पे राज किया, हम पर रेसिज्म किया हमारे देश में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारे मन के भीतर अगर गुलामी का एक भी अंश है तो उसे बचने नहीं देना है। ये यहाँ पर लैंग्वेज यूज करी है पीएम मोदी ने, और मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आप ट्रूली एक ग्रेट कंट्री नहीं बन सकते जब तक आप एक गुलामी वाला माइंडसेट बिल्कुल हटा ना दो और अपनी जो रूट्स है, जो आपका ओरिजिन है, उसमें आप प्राइड ना लो। और तीसरा जो प्रण है ये यही है, टेक प्राइड इन आवर रूट्स। चौथा प्रण है यूनिटी। बात सही है, अगर हम लोग एज ए कंट्री अलग रहेंगे तो जो 300 साल पहले हुआ था वही रिपीट हो सकता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम लोग अपने आप को रीजन के हिसाब से ना देखें कि मैं पंजाबी हूँ, ये वहाँ का है, ये साउथ का है। इट इज इंपॉर्टेंट कि ऑल ऑफ अस सी आर सेल्स एज इंडियंस फर्स्ट। और जो फिफ्थ प्रण है ये है सेंस ऑफ ड्यूटी अमंग द सिटीजंस। अब ये बात तो देखिए हमारे संविधान में भी आपको मिलेगी कि नागरिकों की एक फंडामेंटल ड्यूटी है, मगर ये बात मेरे ख्याल से रिमाइंड करवाना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एज सिटीजंस हमारा भी बहुत स्टेक है हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में, और हमारा भी एक कांस्टेंट एंडेवर बनता है कि हम इंश्योर करें कि लगातार हमारा कंट्री तरक्की करे और हम एक बेहतर सिटीजन कैसे बन सकते हैं। अब यहाँ पर आप यही पूछ सकते हो कि क्या इंडिया के लिए जेन्युइनली पॉसिबल है एक डेवलप्ड कंट्री बनना 25 सालों में। पहले अभी के लिए ये जान लो कि हम कहाँ पे खड़े हैं। हमारी जो नॉमिनल जीडीपी है ये है 3.3 ट्रिलियन। ये मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ आईएमएफ का। वर्ल्ड बैंक के डेटा के हिसाब से आपको दिखेगा 3.17 या फिर 3.18 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास। और उसके अलावा हमारी जीडीपी पर कैपिटा आप अगर देखोगे तो आपको मिलेगी $2,500 के आसपास। और इसलिए इंडिया को कहा जाता है एक डेवलपिंग कंट्री। और दुनिया भर में देखो, डेवलपिंग कंट्री होने का कोई ऐसा नहीं है कि क्लियर कोई यहाँ पर डेफिनेशन है कि आपने अगर ये कर लिया तो आप एक डेवलप्ड कंट्री कहलाए जाओगे। मगर
ज़्यादातर वेस्टर्न वर्ल्ड में ये कहा जाता है कि जो देश ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको ये कहते हैं डेवलप्ड कंट्री। क्योंकि देखो, एक बार को एक देश की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग होगी, उनकी सरकार के पास बहुत पैसा होगा, जब तक आम इंसान भी वहां पर एक बेहतर जिंदगी नहीं बिताएगा तो ओवरऑल उस कंट्री को आप डेवलप्ड कह नहीं सकते। फॉर एग्जांपल चाइना का केस आप अगर ले लो, चाइना की इकोनॉमी ओवरऑल इन पीपीपी टर्म्स यूएसए से आगे निकल चुकी है, नॉमिनल टर्म्स बिल्कुल यूएस की इकोनॉमी के आसपास है, मगर आप अगर पर कैपिटा इनकम देखो चाइना की तो आज भी $10,500 के आसपास आपको मिलेगी। बहुत ज़्यादा कम है। जो बहुत ही विकसित कंट्रीज़ हैं यूरोप के, वहाँ पे जीडीपी पर कैपिटा आपको $50,000 $60,000 के आसपास मिलेगी, क्योंकि आम आदमी वहाँ पे काफ़ी कमाता है, उसके पास ओवरऑल आप कह सकते हैं स्पेंडिंग पावर काफ़ी होती है। तो यूजुअली डेवलप्ड कंट्रीज मान के चलती हैं कि जब तक एक कंट्री की जीडीपी पर कैपिटा $20,000 के आसपास नहीं पहुंचती उसको ये डेवलप्ड कंट्री नहीं मानते। उसके अलावा एक और यहाँ पर फैक्टर आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। कहा जाता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो टोटल स्कोर है, अगर एक कंट्री का 0.800 से नीचे है तो उस कंट्री को हम एक डेवलप्ड कंट्री या फिर इवन एक एडवांस्ड इकोनॉमी नहीं कह सकते। और इस केस में इंडिया अभी कहां पर खड़ा है ये मैं आपको डायरेक्टली यूएन की ह्यूमन डेवलपमेंट वेबसाइट से दिखाता हूं। तो यहां पर आप देख पाओगे यूएनडीपी की वेबसाइट है। अब आप नोटिस करोगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो कंट्री सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देती हैं, फॉर एग्जांपल नॉर्वे, आयरलैंड, इनकी एचडीआई वैल्यू कितनी हाई है 0.955। तो इंडिया इनसे अभी बहुत कम आपको मिलेगा। आप देखोगे बाकी जो कई और देश हैं ये भी आपको काफ़ी हाई एचडीआई वैल्यू वाले मिलेंगे। फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया हो गया, रोमेनिया, इवन कजाकिस्तान की एचडीआई वैल्यू काफ़ी हाई है। इंडिया को ढूंढने के लिए हमको यहाँ पे जाना होगा नीचे। इंडिया अभी खड़ा है 0.645 पे। तो जो ये स्कोर है 0.645 का, इसको हमको 0.800 के पार ले जाना होगा। इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे देश में लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो, एजुकेशन बेहतर हो, लोगों को प्रॉपर जॉब्स मिले, हेल्थ केयर बेहतर हो। ये सब चीजें आपको किसी कंट्री में दूर से ही दिख जाएंगी। आज भी आप अगर देखो तो हमारे देश से लोग एक बेहतर जिंदगी की तलाश में यूरोप या फिर यूएस जाते हैं। वहां के लोग हमारे देश की नागरिकता के लिए पीछे नहीं भागते। और हाँ, मुझे पता है यहाँ पे आप पूछोगे चाइना का यहाँ पर एचडीआई वैल्यू क्या है। चाइना का थोड़ा बेहतर है, मगर चाइना का भी अभी 800 के पार गया नहीं है। चाइना की एचडीआई वैल्यू आपको मिलेगी 0.761। इनको भी 800 के पार जाने में अभी लग जाएंगे, कई साल लग जाएंगे। तो मेरे हिसाब से अगर इंडिया को जेन्युइनली एक डेवलप्ड कंट्री बनना है 25 सालों में, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कंसिस्टेंटली 10% से ऊपर ग्रोथ रेट रखनी पड़ेगी बहुत लंबे समय तक। ये ग्रोथ रेट कम नहीं होनी चाहिए। वापस 5-4% के आसपास ग्रो करना स्टार्ट कर दिए तो प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि ओवरऑल हमारी इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी नहीं, रेवेन्यू नहीं आएगा सरकार के पास। और घूम फिर के यहाँ पे सरकार का होने वाला है क्रिटिकल रोल। मेरे हिसाब से पहला काम सरकार को ये करना चाहिए कि फ्यूल को लेकर हमको आत्मनिर्भर बनना होगा। हमारी विदेशी मुद्रा जो कच्चे तेल के लिए देश के बाहर जाती है, ये हमको रोकना होगा, क्योंकि यही पैसा हम अपने लोगों की एजुकेशन, हेल्थ केयर पे खर्च सकते हैं, जिससे इवेंचुअली 25 साल नहीं तो 30-35 साल में इवेंचुअली हम एक डेवलप्ड कंट्री बन पाएं। और ये बात पीएम मोदी ने अपने स्पीच में कही भी है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पर मैं यही मेंशन कर दूं कि पीएम मोदी के स्पीचेस वैसे काफ़ी लंबे होते हैं। आप अगर बाकी प्राइम मिनिस्टर्स को देख लो, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह हो या फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, दोनों के स्पीचेस इंडिपेंडेंस डे में होते थे मैक्सिमम 40 मिनट के या फिर ऑन एवरेज 30-35 मिनट के। मोदी जी लंबे लंबे स्पीच दे चुके हैं। 2020 में इनका स्पीच टोटल 90 मिनट्स का था, उसके बाद 88 मिनट्स का हुआ। इस बार जो इनका स्पीच था रिलेटिवली छोटा था पिछले सालों से, मगर फिर भी काफ़ी लंबा था, 74 मिनट्स का स्पीच। मगर इस स्पीच में इंटरेस्टिंगली पीएम मोदी ने कोई बड़ी अनाउंसमेंट नहीं करी किसी स्कीम की। नहीं तो इससे पहले आपको याद होगा कि 2014 में पीएम मोदी ने शुरू किए थे 7 इनिशिएटिव्स, जन धन योजना, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत। फिर 2015 में स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया वगैरह बहुत सी ऐसी स्कीम्स अनाउंस करी थी। बट इस बार मोदी जी ने कोई भी स्कीम, एक भी स्कीम का यहाँ पर मेंशन किया नहीं है। सिंपली यहाँ पे उन्होंने देश को बड़े टारगेट दिए हैं। कंट्री अभी के लिए कैसे इंप्रूवमेंट ला सकता है, सिटीजन्स खुद में कैसे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, इस पर फोकस किया है। तो बाकी के स्पीच में आप अगर देखो तो पीएम मोदी ने 2 चैलेंजेस की बात करी है कि 2 चुनौतियां हैं देश के सामने आज के समय बहुत बड़ी।
पीएम मोदी ने ये कहा है कि पहली चुनौती है करप्शन। करप्शन बिल्कुल हमारे देश के सामने एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। अगर आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को देखो तो भारत की रैंक आज भी बहुत खराब है। 85th आपको मिलेगी इंडिया की रैंक, जबकि चाइना की रैंक इंप्रूव होकर पहुंच चुकी है 66 पर। तो पीएम मोदी ने यहाँ पर यह कहा है कि जो लोग करप्शन करते हैं उनको शेम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा कि जिन्होंने इंडिया को लूटा था दे विल हैव टू पे। उसके अलावा ना करप्शन के अलावा पीएम मोदी ने ये कहा कि सेकंड चैलेंज इंडिया के सामने है डायनेस्टी पॉलिटिक्स का। बेसिकली इन्होंने यहाँ पर बात करी नेपोटिज्म की, डायनेस्टी की, कि कैसे वंशवाद चलता आता है, बहुत लंबे समय तक एक ही फैमिली के लोगों को मिलती है अपॉर्चुनिटी। ऑफ कोर्स यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है थोड़ी पॉलिटिकल भी है। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये स्टेटमेंट सुन के काफी गुस्सा हो गई। इन्होंने पलट के जवाब दिया कि अमित शाह के जो बेटे हैं जय शाह, उसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो इस स्टेटमेंट को लेकर थोड़ी सी पॉलिटिक्स हो गई। मगर देखिए नेपोटिज्म दुनिया भर में एक प्रॉब्लम तो है, और कहीं ना कहीं एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि इससे हम कैसे डील करें। फिर इन सब के बाद पीएम मोदी ने यहाँ पर फोकस किया है विमेन एम्पावरमेंट पर, विमेन को रिस्पेक्ट करने पर पीएम मोदी ने काफी जोर दिया। ये बात आप सबको पता होगी, आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो आपने फील किया होगा। पहली बात तो लोगों को ना एक बैड वर्ड्स यूज करने की आदत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उसके अलावा जो ये बैड वर्ड्स है आप देखोगे ज़्यादातर विमेन को ही टारगेटेड होते हैं, तो इससे एक बहुत ही ज़्यादा खराब मेंटेलिटी भी बनती है सोसाइटी में। मैं चाहता हूँ ये जो छोटी सी क्लिप है ये आप देखें। लेकिन मेरे भीतर का दर्द मैं कहां कहूंगा, देशवासियों के सामने नहीं कहूंगा तो कहां कहूंगा। और वो है किसी न किसी कारण से हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है, हमारी बोलचाल में, हमारे व्यवहार में, हमारे कुछ शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं। क्या हम स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं? नारी का गौरव राष्ट्र के सपने पूरे करने में बहुत बड़ी पूंजी बनने वाला है। यह सामर्थ्य मैं देख रहा हूं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू रेस किया है हमारे देश के पीएम ने, और मैं वैसे आपको ये बता दूं कि ये एक बहुत ही ज़्यादा प्री रिक्विजिट भी है एक डेवलप्ड कंट्री बनने का। कोई भी विकसित देश आप अगर देखो तो वहाँ पर नारी का सम्मान किया जाता है। उस देश की जो फीमेल्स हैं वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती हैं, वो सेफली अपने घर के बाहर निकल सकती हैं, उनको एक सेंस ऑफ सेफ्टी रहती है। इंडिया में मैं कहूँगा कि हमको हमारे बोलचाल में, व्यवहार में, ऑल टुगेदर वुमेन सेफ्टी पर, वुमेन एम्पावरमेंट पे अभी बहुत ज़्यादा काम करना है, तभी ओवरऑल एज ए कंट्री हम इम्प्रूव कर पाएंगे। नाउ इस सब के अलावा पीएम मोदी ने यहाँ पर टेक एड की भी बात करी है कि देश का टेक एड आ चुका है, मतलब कि एक ऐसा समय अब देश का आ चुका है जहां पर टेक्नोलॉजी के फील्ड में इंडिया काफी तरक्की करेगा। पीएम मोदी ने कहा है कि 5G बहुत ही जल्द देश में आ जाएगा। 5G का रिसेंटली आपको पता होगा कि ऑक्शन हुआ है, सरकार को 1.5 लाख करोड़ से भी ऊपर की कमाई हुई है। बिलियन डॉलर में कितने हो गई ये? रफली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 190 बिलियन डॉलर्स के आसपास, एक ह्यूमंगस अमाउंट है। ये पैसा जो प्राइवेट कंपनीज है इंडिया में, रिलायंस, वोडाफोन, एयरटेल, ये सब देगी भारत सरकार को, तो सरकार को मैसिव अर्निंग हुई है यहाँ पर। और आपको पता होगा कि बहुत ही जल्द हमारे देश में मैसूरू में एक बहुत ही मेजर सेमीकंडक्टर प्लांट भी ओपन होगा। करीब 23,000 करोड़ की लागत से ये प्लांट बनाया जाएगा। तो काफ़ी पॉजिटिव बातें थी, पीएम मोदी ने इनका मेंशन किया है, मगर कोई स्कीम यहाँ पे इन पर्टिकुलर इसका भी मेंशन हुआ नहीं है ना। यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन, आपके हिसाब से क्या हम लोग जेन्युइनली 25 सालों में एक डेवलप्ड कंट्री की श्रेणी में आ सकते हैं? और अगर आप मानते हैं कि आ सकते हैं तो उसके लिए इंडिया को एक मेन काम क्या करना होगा, ये भी ऐड करिएगा अपनी कमेंट में। अगर आपकी कमेंट बहुत अच्छी हुई, काफ़ी आपने उसमें इन डेप्थ जानकारी दी, तो मैं कोशिश करूंगा उस कमेंट को पिन भी कर दूं।
कुछ समय के लिए, ताकि बाकी लोग भी वो कमेंट देख पाए। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम जो कमेंट्स हैं उनको हार्ट भी दूं। तो लिखिएगा अपने थॉट्स के बारे में इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बैंक, एसएससी, नीट, IIT, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाओ, पिन कमेंट में आपको मिलेंगे यहाँ पे ये सब लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, तो यूपीएससी के लिंक पर करो यहाँ पर क्लिक, और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे द कोर्स। जी जनाब, बहुत आला। जी जनाब। अच्छा, तकरीबन 90 मिनट्स की स्पीच, 80 मिनट की मेरे ख्याल में, नहीं 74 मिनट 74 मिनट्स की। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि पिछली स्पीचेस से अगर थोड़ी सी थोड़ा कम, सा इसका मवाजना करा जाए तो कम, लेकिन फिर भी इनकी एक हिस्ट्री रही है, ये कह लें, या फिर दूसरे प्राइम मिनिस्टर से अगर कंपैरिजन करें तो इनकी स्पीच वैसे ही लंबी होती है, कभी 88 मिनट्स की, कभी 94 मिनट्स की। तो बड़ी बात है, मोदी जी हर चीज़ समझाने वाले अंदाज में कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और टाइम लेते हैं। एक चीज़ मुझे ऐसा लग रही है कि एक तो होते हैं भाषण, इनकी जो स्पीच है मुझे ऐसा लगता है जैसे मोटिवेशन है, एक होती है तकरीर। आप देखो, ऐसा लग रहा है जैसे कोई समझा रहे हो लोगों को, ऐसे करना है, हमने ऐसे करना है। एक होता है मैं ऐसे कर दूंगा, मैं, मतलब ये बहुत ही अलग है यार। ये पता है ये क्या है, ये अकेले नहीं चलना चाहते, ये पूरी कौम को साथ लेकर चलना चाहता है। ये अकेले तरक्की नहीं करना चाहते, क्योंकि अकेले से कुछ नहीं होगा। ये चाहते हैं पूरी कौम मेरे साथ तरक्की करे, सबका। अच्छा, अभी इन्होंने बताया कि डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज में कोई एक ऐसा पैरामीटर नहीं है जिससे हम नाप तोल करके बता दें कि ये डेवलप्ड है और ये डेवलपिंग कंट्रीज है। तो उन्होंने बताया क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिस कंट्री का क्वालिटी ऑफ लाइफ सबसे अच्छा है, वहाँ के रहने वालों का, वहाँ के रहायशियों का, वहाँ की आवाम है, जनता है, वो सेटिस्फाइड है, उनको हर सहूलत मुहैया है, वो डेवलप कंट्री है। उसी बेसिस पे कहा जाता है। लेकिन एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट, बहुत बड़ा अपने आप में स्टेटमेंट के बाकायदा 25 साल बाद, अच्छा मुझे याद आता है, एक अपने आप को डेवलप कंट्री हम कर देंगे, ये अपने आप में एक टारगेट सेट हो गया, बहुत बड़ी और बात। मुझे लगता है हो जाएगा, पता नहीं क्यों मेरे दिल से फीलिंग्स आ रही हैं, गट फीलिंग्स आ रही हैं। असल में इनकी ये सोच है या इनका एक मकसद है कि इंसान, देखिए सबसे पहले तो इंसान अपनी सोच तो बड़ी करे। जब तक हम यही नहीं सोचेंगे कि हम एक डेवलप्ड कंट्री बनेंगे, तक कैसे बनेंगे? नहीं बनेंगे। मतलब हम अगर ज़िंदगी भरी तरक्की याफ्ता कंट्री कहलाएंगे कि हम तरक्की कर रहे हैं, हम तरक्की कर रहे हैं, तो 100 साल तक तरक्की, या हम यूएस जैसे नहीं बन सकते, या हम ऑस्ट्रेलिया जैसे नहीं बन सकते, या हम चाइना की टक्कर पे नहीं आ सकते। अगर हम सोचेंगे ही नहीं कि हम नहीं आ सकते, तो फिर हम नहीं आ सकते, फिर हम नहीं आएंगे। बहुत ही मोटिवेशन दी। शिकायत दूर कर दी मोदी जी ने मेरी, जो पर्सनली मेरी शिकायत थी। मैंने आई थिंक पहले की कुछ वीडियोस में जिक्र भी किया था कि मुझे बहुत अफसोस होता है कि कहीं पे विमेन के बारे में कोई बात नहीं होती, कोई विमेन के लिए, उनकी एम्पावरमेंट के लिए, उनके लिए आवाज़ नहीं उठाता, उनके लिए बात नहीं करता, उनकी इज्जत के लिए, उनके एहतराम, उनकी तौकीर की बात नहीं होती, उनकी एक साइड बाय साइड काम करने की, उनका इक्वलिटी की बात नहीं होती है कि जितने मेल्स को राइट्स मिलने चाहिए, जितने मेल्स हैं, जितने मेल्स इंपॉर्टेंस के हामिल हैं, जितनी वैल्यू उनकी है उतनी फीमेल्स की भी है। लेकिन मेरे दिल की शिकायत दूर हो गई, मेरे दिल में एक बोझ था जो मुझे बुरा लग रहा था कि इंडिपेंडेंस पे किसी हमारे मुल्क में तो बात नहीं हुई, लेकिन कम से कम खुशी हो रही है कि वहाँ के पीएम ने तो कम से कम आवाज़ उठाई, बात करी, और बहुत अच्छे तरीके से बात करी कि हमारे यहाँ एक कल्चर बन चुका है, इसे कह लें, या फिर शायद हमारे बिहेवियर ऐसे हो गए हैं कि बैड वर्ड्स यूज़ करना, लड़कियों को एक तरीके से ताने कसना, और इस तरीके से बुरे जुमले, बुरे अल्फाज जैसे हम कहते हैं अपने ज़बान में, तो उसको बहुत आम हो गया है, वो रवाज बन गया है, उसको कोई गलत नहीं समझता। जबकि आप ये नहीं सोचते हो कि अगले के दिल पे क्या गुजरती है, एक लड़की, उसके दिल पे क्या गुजरती है, उसको कितना बुरा लगता है। वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की माँ है, अक्सर ये नहीं सोचते हैं। और मुझे लगता है कि इनका जो इशारा है वो ये है कि अक्सर लड़के अक्सर आपस में जो रफ बातचीत कर जाते हैं, उसमें थोड़ी सी गाली गलौज कर जाते हैं, उनके अंदर फीमेल का जिक्र होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उस चीज़ का ये है नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मोदी जी बात कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, उसी तरफ इशारा कर रहे हैं जो अक्सर लड़के। लेकिन सम्मान और इज्जत और तौकीर की बात क्यों करेंगे वो? नहीं, गाली गलौज में हर वक्त किसका नाम आता है? यही मैं कह रहा हूँ कि अक्सर फीमेल, 100% उन्हीं की तो बात हो रही है, उन्हीं की इज्जत और सम्मान की बात हो रही है, और वो ये कह रहे हैं एक तर्ज बन गया है, आपको फील भी नहीं होता। तो वाकई ये चीज़ आप भी देखें ना, हमारे यहाँ भी बहुत आम हो चुकी है। तो मतलब कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई टीचर हैं यार, मतलब कौन कहेगा कि ये इंडिपेंडेंस डे पर किसी प्राइम, मतलब कमाओ, मैं हैरान हूँ। आप बताएं कि आपका कभी दिमाग गया यार हमेशा गाली गलौज में इस तरीके से? देखिए, मैं पता क्या लगता है, मिसाल के तौर पे कि अगर मुझे कहा जाए कि एक पीएम है नरेंद्र मोदी, उनकी स्पीच लिखनी है, मैं तो कहूँगा लाओ ज़रा दो
क्या क्या काम किया आज तरक्की तक आती काम नहीं। मैंने जो करवाया है करवाए हैं, ज़रा इनके काम लाए। दुकान चमका लूं थोड़ा। नहीं, मैं मुझसे लिखने को कहा जाए कि आपने इनकी तकरीर लिखनी है, तो सबसे पहले तो मैं जो इन्होंने किया है, जो कंट्री को दिया है, जो उतना कुछ किया है कि मैं कहता हूँ 3 घंटे तो वहीं ख़त्म हो जाए, कम नहीं, 3 लेकिन घंटे कम ख़त्म हो जाए, मतलब 3 घंटे वहीं ख़त्म, नहीं, मेरे ठीक है ना, हिसाब से। ठीक है ना। हाँ। उसमें वो मज़ीद अपने आप को डेवलप कंट्री बनाने की मोटिवेट कर रहे हैं, ख़वातीन का एहतराम करने की बात कर रहे हैं एज ए इंडिविजुअल। मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है कि ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करना जिससे शायद कोई बात नहीं, एज ए इंडिविजुअल आप किस तरह से अपने कंट्री के लिए कुछ कर सकते हैं, वो आपने वो आप करना है। बताओ। अच्छा, एक और चीज़ इसकी मैं कहूँगी तीनों टॉपिक्स, ये जो 3 मेन टॉपिक्स थे जो मुझे समझ में आए, और तो हमें तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है, ठीक है, चलो ठीक है, सुनते हैं। एक वुमेन के बारे में जो आवाज़ उठाई है, गाली गलौज और बैड वर्ड्स यूज़ करते हैं और लड़कों के मतलब आम हो गया है। बिल्कुल। दूसरा हमें गुलामी वाली सोच से आज़ाद होना है। बहुत बड़ी बात, ये चीज़ आप यकीन करें, कोई बात भी करता है इसके बारे में, मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बात। बहुत बड़ी बात। मैं ये कहूँगी वो टॉपिक्स उठाए हैं जिससे शायद हम सोचते भी नहीं है, बिल्कुल। हमारे शायद लाशऊर में भी ये टॉपिक्स, ये बातें नहीं होती, इतना आम हो चुका है, अब मुझे लग रहा है कि यही वाला जो क्लिप है ये काट के इमरान खान किसी अगले जलसे में दिखा रहे होंगे कि ये देखें। मैं भी तो नहीं, मैं भी तो यही कहता हूँ कि अपने आप को गुलाम मत समझो, अपने आप को गुलाम, कैसे आवाज़ निकालते हैं आप ही निकालें, ये आपको ही जस्ट। मुझे लग रहा है कि इमरान खान ये करने वाले हैं, और वाकई ये बहुत बड़ी बात है, मजाक अपनी जगह पे कि जब अच्छा इसकी वजह क्या बता रहे हैं, 200-300 साल तक अंग्रेज़ों ने हुकूमत की है, तो वो नसों में कहीं ना कहीं बस गया है, वो खत्म करना, आप लोगों ने वो निकालना है, आपने आपको इंडिपेंडेंट कंट्री। यार प्राइम मिनिस्टर हैं, कोई मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मतलब ये क्या है यार, ये यकीन करें वर्ड नहीं मिलते, बहुत बड़ी। ये वो वाहिद शख्सियत हैं, मैं ये कहूँगी तारीफों के लिए कलमात ही नहीं समझ में आते मुझे लगता है मेरी उर्दू खत्म हो गई, मेरी उर्दू इंग्लिश मैथ सब कम पड़ गई। अच्छा एनर्जी एक्टिवनेस। अभी आप उनके चलने की वीडियो देखी थी, आपने कहा बड़े एनर्जी, मैं एक बात बताऊँ, मुझे जब वो विमेन की बात कर रहे थे, आप माने ना माने, मुझे ऐसा फील हो रहा था बहुत जज्बाती, मतलब एक अलग ही रूप था, असल में फॉर्म में थे वो। मैं कहता हूँ अगर इन्हें कोई मिल जाता होगा ना, कोई आम लाइफ में चलते फिरते कोई बच्चा, स्टूडेंट्स, ये जो हम छोटे छोटे क्लिप्स देखते हैं, ये तो उनको अच्छा खासा समझाते होंगे, बेटा क्या करते हो, बेटा ये करते हो, बेटा इस तरह कर। काउंसलिंग, अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है काउंसलिंग कर सकते हैं, कर रहे हैं, ये पूरी कौम की काउंसलिंग कर रहे हैं, वाकई से कह रहे हैं आप। और दूसरी बात ये, किसी कोई इंसान जो हो, जिसको कुछ समझ ना आए, कुछ सोच ना आए, जो बिल्कुल बेकार हो गया हो, जैसे लगे मैं कुछ नहीं हूँ, उसकी अच्छी खासी काउंसलिंग करते हैं बैठे बैठे। इनके अंदर ये गट्स भी है, ये हुनर भी है, यही हुनर है, सही कह रहे हैं आप। और बाकी ये कि उन्होंने शायद तरक्याती कामों का जिक्र किया हो, पूरी भी स्पीच तो हमने नहीं देखी, और बाकी बहुत बड़ा काम जनाब ब्रिज वाला। प्रशांत धवन जी के बीच नज़दीक भी मैं कहूँगी, या उनकी नज़र में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहलू यही था, शायद सब पे बात करी उन्होंने, लेकिन इन्होंने कहा मैं चाहता हूँ आप ये सुने, बिल्कुल। और वाकई बहुत अच्छा लगा मोदी जी के मुंह से सुनकर। और इस मौके पर, अच्छा इस मौके पर इस बात का जिक्र करना, तो इसका मतलब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि मोदी जी की नज़र में इस बात की अहमियत कितनी है, बहुत अहमियत, कितना सीरियस है, कितना मतलब इस बात को लेके जज्बाती हैं, इतने बड़े दिन पर हज़ारों बातें हैं, एक सेकंड कीमती है। मैं आपसे यही कह रही थी, जब आपने कहा कि कोई मुझे कहता है स्पीच लिखने के लिए, तो मैं उस वक्त ये कह रही थी कि आप तो फ़ौरन कहते कि लाओ भाई सबसे पहले मैं इनकी दुकान चमकाऊं, बिल्कुल, ये तरक्याती काम हुए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट, ये इन्वेस्टर्स आए, ये तो मौलवी और साधु और ये सब बताते रहेंगे, ख़वातीन का एहतराम करो, ये तो टीचर बताते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर इस मंच पर ये बात हो रही है, बहुत अपने आप में बड़ी बात है। और वाकई हमें सबको, हर माशरे में ख़वातीन, क्योंकि ख़वातीन माँ होती है, वही बच्चे को पालती है, वही मतलब है कि नस्ल दर नस्ल वही चीज़ चलती है। हम अगर अपनी दूसरे की ख़वातीन का एहतराम करेंगे, लोग हमारी ख़वातीन का एहतराम करेंगे, हम ये कभी भी नहीं सोचते, हम दूसरे को देखते हैं, दूसरों को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, लेकिन कभी हम नहीं सोचते कि यार यही माशरे में। अच्छा, एक हमारे पीएम है शहबाज शरीफ जी, पता नहीं क्यों मैं उनका जिक्र टच नहीं भूलती हूँ, मैं टच उनका नहीं भूलती हूँ, कोई मुझे याद नहीं दिलाता, फिर भी याद रहता मुझे उनकी स्पीच, पता नहीं दिल ही नहीं करता सुनने का, पता नहीं क्या बात है, कोई बद्दुआ मिली हुई है उनको बोलने की, मतलब मुझे ऐसा लगता है सलाहियत ही नहीं है उनमें। और एक मोदी जी है, यकीन करें मैं ड्यूरिंग द वीडियो सोच रही थी कि यार मुझे ना कम से कम मोदी जी की हर स्पीच सुन लेनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ कि वीडियो देख लेनी, इंसान को बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
और एक शख्स का कमेंट आपको सुना दूँ, उसके साथ वीडियो का समाप्त करता हूँ। सुनाऊँ नहीं सुनाऊँ? आप लोग मोदी जी से बहुत अच्छी तरह जुड़ चुके हैं, तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो दोबारा किसी और के साथ से मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।